हेलो गाइस। देखिए आज के हम लोग लेक्चर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ के बारे में स्टडी करेंगे। तो हम लोगों ने डाइपोल्स के रिलेटेड जो भी डेरिवेशंस वगैरह थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी, वो सारे हम लोगों ने कर लिए हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हम लोग के पास, जो कि है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। ठीक है, तो पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जानेंगे, देन गॉस लॉ के बारे में जानेंगे। तो गॉस लॉ हम देखें तो कह सकते हैं कि यह एक सेकेंड वे है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, जैसे कि हम लोग कूलॉम्ब लॉ के थ्रू क्या कर सकते हैं, फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, और जब फोर्स हमको मिल जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कैलकुलेट कर पाते हैं किसी भी दिए गए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। यानी कि हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी होती है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की कैरेक्टर के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन कर पाते हैं या पोटेंशियल डिटरमाइन करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन करने के लिए हमको क्या चाहिए, फोर्स चाहिए होता है, क्योंकि E = F/Q होता है। तो F अगर हम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं कूलॉम्ब लॉ की मदद से। और कूलॉम्ब लॉ, लेकिन ध्यान रखना है कि वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज टाइप के डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए ही क्या है, एप्लीकेबल है। तो अगर सोचिए कि डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का जो हो वो बदल जाए, यानी कि हमारा जो चार्ज है वो किसी प्लेट पर डिस्ट्रीब्यूट हो, या किसी एक लेंदी वायर पे डिस्ट्रीब्यूट हो, या हमारा किसी स्फेयर पर डिस्ट्रीब्यूट हो, या स्फेयर सॉलिड है उसके अंदर भी डिस्ट्रीब्यूट हो, ऐसा हो, तो उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने का आप कह सकते हैं कि एक बहुत ही आसान सा और इजी टाइप का आप कह सकते हैं कि वे है, जो कि गॉस लॉ है। बहुत इजी वे है, लेकिन इसको जानने के लिए हमको सबसे पहले जानना होगा व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, तो सबसे पहले हम इसी के बारे में जानते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देखिए इलेक्ट्रिक से मतलब क्या समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात हो रही है। इलेक्ट्रिक से फ्लक्स का मतलब है यहाँ लाइंस, यानी कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड जो देखा था उसको समझने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों ने एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट लाए थे, जिसका नाम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, यानी कि जो टेस्ट चार्ज होता है उसका जो पाथ ऑफ द ट्रेवलिंग होता है अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड, उस पाथ को ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। इमेजिनरी फॉर्म में हम उसको कंसीडर करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमको रिप्रेजेंट करके ये बताती थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना उसका इंटेंसिटी है, कितना इंटेंसिटी नहीं। ये सिर्फ एक कह सकते हैं कि एस्टिमेशन सिर्फ दे पाता था। जैसे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से क्या होती हैं, आउटवर्ड निकलती हैं, नेगेटिव चार्ज से इनवर्ड जाती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर पॉइंट लें, उस पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें तो हमको वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन मिल जाती है। ठीक है, और जहाँ पे डेंस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी समझ जाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, अधिक है। और जहाँ रेयरनेस होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में तो हम कह देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी वहाँ कम है विद कंपैरिजन टू द डेंस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो इतनी सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या है, प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मदद से हम कुछ एक क्वांटिटी को क्या कर पाते हैं, फाइंड आउट कर पाते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने से पहले हम एक और चीज जानना चाहेंगे, वो है क्या, तो वो है एरिया। एरिया तो आप बहुत पहले से ही जानते हैं। एरिया क्या होता है, तो किसी सरफेस का लेंथ मालूम हो, ब्रेड्थ मालूम हो, अगर रेक्टेंगुलर टाइप है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ का एरिया निकल जाएगी। ठीक है, और स्फीयर हो तो सरफेस एरिया 4πr² कर लेते हैं। ठीक है, आपके पास सर्कल हो तो सर्कल का एरिया आप बता देते हैं कि πr²। इस तरीके से एरिया आप कैलकुलेट करते रहते हैं। डिफरेंट जियोमेट्रीज जो भी डिवाइस ऑब्जेक्ट्स होती हैं
बट एरिया को पूछा जाए कि ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम जानते हैं अभी तक क्या कि ये स्केलर क्वांटिटी है। बट वी कैन कंसीडर एरिया एज अ वेक्टर हियर, ओके। तो यहाँ पर हम एरिया को एज अ वेक्टर ट्रीट करते हैं, और वो वेक्टर क्यों ट्रीट करते हैं और किस तरह से ट्रीट करते हैं ये हम जरा समझने की कोशिश करें। तो सोचिए कि मैंने एक एरिया ले ली, ऐसे एरिया एक ले ली है, ठीक है, ऐसे एरिया ले ली है, ठीक है। ये एरिया सोचिए कि कुछ ऐसा है, ऐसे मैंने प्लेस किया हुआ है। अब इधर से सोचिए कि मैं यहाँ से टॉर्च ले लूँ और टॉर्च को ऑन करूँ। टॉर्च ऑन करूँगा तो लाइट निकलेगी और इस एरिया पर पड़ेगी, ओके। तो इस एरिया पर पड़ेगी तो मैं कहूँगा कि अगर ठीक ऐसा रखा है तो जितना एरिया इस सरफेस का है उतने एरिया पर क्या पड़ जाएगी, लाइट पड़ जाएगी और ये पूरा उजाला हो जाएगा। बट अगर सोचो कि मैं ऐसे घुमा दूँ इस सरफेस को, ठीक है, तो इसके सरफेस एरिया पर कितनी लाइट पड़ेगी, तो आप कहेंगे कि 0 के बराबर, यानी कि कोई भी लाइट इस पर नहीं पड़ रही, वो तो ऐसे निकल जा रही है लाइट, ठीक है। तो यहाँ पर एरिया के डायरेक्शन यानी कि ओरिएंटेशन ऑफ द एरिया यहाँ डिपेंड कर रहा है कि इसका लाइट जो है वो कितना इस एरिया पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो यही कॉन्सेप्ट यानी कि ओरिएंटेशन, यानी जब हमारे पास कुछ ऐसा जैसे लाइट आ गई है, ठीक है, उसी तरीके से हम जब क्या रखते हैं यहाँ पॉइंट चार्ज रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे हम दिखाते हैं, ठीक है। तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ओके, ये इलेक्ट्रिक लाइन्स उस एरिया से कितनी पास आउट हो रही हैं, ठीक है, कौन कौन सी फील्ड लाइन्स उससे पास आउट हो गई या पास आउट नहीं होती। जैसे सोचिए कि अब यहाँ पॉइंट चार्ज रख दिया मैंने, यहाँ कोई पॉइंट चार्ज रख दिया, पॉइंट चार्ज रख दिया तो ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, तो इससे ऐसे फील्ड लाइन्स निकलेंगी, ओके, ऐसे चारों निकल रही हैं, तो निकल रही हैं तो ये वाली तो फील्ड लाइन्स इधर निकल जाएंगी, इससे पास आउट नहीं हो पाएंगे, यानी कि इस रीजन में जितनी फील्ड लाइन्स निकली ये सभी इससे क्या हो जाएंगी, पास आउट ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे जब रखा था तब न हुआ, ठीक, लेकिन अगर सोचो मैं ऐसे रख देता तो फील्ड लाइन्स ऐसे निकल जाती, इस एरिया को पास करके नहीं जा पाती। इसका मतलब जैसे ओरिएंटेशन एरिया का क्या हुआ, चेंज हुआ, तो नंबर्स ऑफ फील्ड लाइन जो पास कर रही थी एरिया को वो कम हो गई। इसका मतलब ओरिएंटेशन जो है वो फील्ड लाइंस पर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो अब जरा सोचें तो एरिया को कौन सा डायरेक्शन दिया जाए। तो अगर सोचें कि एरिया मैंने ऐसे ली हुई है तो इस एरिया का डायरेक्शन हमेशा और हमेशा हम इस सरफेस एरिया की जो भी एरिया होगी, कर्व्ड हो चाहे क्या हो, प्लेन हो, तो प्लेन है, अगर सरफेस कर्व्ड ले लिया मान लीजिए, ऐसे मेरे पास एरिया है, ऐसे एरिया है, तो यहाँ पूछूंगा तो डायरेक्शन ठीक ऐसे होगा क्योंकि ये कर्व्ड है तो इसका एक स्फेरिकल टाइप का पोर्शन होगा, ऐसे सेंटर बना करके, ठीक है। तो ऐसे स्फेरिकल टाइप का होगा तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे होगा, यानी कि इस सरफेस पे हमेशा परपेंडिकुलर नॉर्मल टू द सरफेस एरिया, यहाँ सरफेस एरिया से है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्शन होगा। तो अब इसको वेक्टर की तरह कैसे ट्रीट करेंगे, तो ये एरिया लेंथ मालूम है, विड्थ मालूम है, तो हम एल बी करके क्या कर सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं, ये स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर हम इस एरिया पर का डायरेक्शन इधर लिए हैं और इधर इसको डायरेक्शन का नाम दे दिया क्या, एन कैप। एन कैप क्यों, एन कैप को हम नॉर्मल यूनिट वेक्टर कहते हैं। यूनिट वेक्टर का मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड 1 है, तो इस यूनिट कैप का इसके साथ मल्टीप्लाई करा दें, यानी कि ए के साथ एन कैप का मल्टीप्लाई करा दें, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया एरिया का और ये हो गया उसका डायरेक्शन। और ये जब दोनों मिल गए यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिल गए तो क्या बन गया आपका, एरिया वेक्टर बन गया। तो एरिया एज अ वेक्टर यहाँ हमने ट्रीट कर लिया, ठीक। और हमेशा याद रखना है कि एरिया का जो डायरेक्शन होगा किसी भी गिवन एरिया का, चाहे वो कर्व्ड हो चाहे वो आपका क्या हो, प्लेन हो, ठीक है, उसका डायरेक्शन हमेशा उस सरफेस पे क्या होगा, नॉर्मल होगा। तो अब बात एक और यहाँ फंसती है कि अब इस एरिया का डायरेक्शन हम इस साइड नॉर्मल लें कि इस साइड नॉर्मल लें, बात ये आती है यहाँ पर। तो आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, वो क्या है, तो किसी भी गिवन एरिया का डायरेक्शन आपको कब चूज करना है कि इधर हम चूज कर लें और ये इधर क्यों चूज करें। तो आपको ये देखना होगा कि जो भी आपका क्या है, सोर्स है ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स होगा। सोर्स का मतलब क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किधर रखा गया और एरिया किधर है। तो अगर मैंने इधर क्या लिया हुआ है, ये आपका
सोर्स है और इधर की ओर एरिया रखा हुआ है, तो एरिया का डायरेक्शन हम इस साइड लेंगे, हमेशा आउटवर्ड क्या लेंगे, यानी कि सोर्स से आउटवर्ड लेंगे। ठीक है, यानी सोचिए कि इस एक रूम है, इस रूम के बीच में रख दिया है मैंने एक सोर्स चार्ज, तो जितने भी वॉल्स हैं इनकी एरिया क्या होगी, एरिया का डायरेक्शन किधर होगा, तो आउटवर्ड होगा, बाहर की ओर होगा। लेकिन मान लीजिए बगल वाले रूम में हमने रख दिया और इसी वाले रूम का वॉल का पूछ दिया, तो उस बगल वाले रूम में है तो इसका डायरेक्शन इस साइड होगा। ठीक है, और जब इसमें था तो उस साइड हो रहा था एरिया का डायरेक्शन। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, चूज करते हैं, यानी कि हमेशा एरिया का डायरेक्शन आउटवर्ड होगा और इस तरीके से हम ट्रीट करते हैं। हम एलिमेंट्री टाइप के एरिया भी चूज कर सकते हैं, जैसे कि इसमें हम एक छोटा सा एक एरिया ऐसे ले लिए, इतना ही एरिया मैंने लिया इसका, तो इस एरिया का वैल्यू मैंने कह दिया, यानी मैग्नीट्यूड DA कह दिया। ठीक है, और ये इसको मैंने n कैप कह दिया। ठीक है, तो इस DA में n कैप से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, DA वेक्टर मिल जाएगा। तो ये छोटा सा, कभी कभी यहाँ पर हम A की जगह पे यस भी लिखते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यस मतलब सरफेस से होता है, तो हम लोग A या यस दोनों यूज करते हैं एरिया वेक्टर्स के लिए। ठीक, तो ये आपका इसमें जरूरी था समझना। तो एरिया वेक्टर क्लियर हो गया। एक चीज और आपको यहाँ जानना है, और वो है प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल ये आप कहें तो 11th में पढ़े ही होंगे, बट मैं थोड़ा सा यहाँ क्या कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ इसके बारे में। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल क्या होता है, तो सोचिए कि यह प्लेन है, यह एक प्लेन है। ठीक है, और इस प्लेन में मैंने एक आर्क लिया, ये आर्क इतना बड़ा है और यहाँ एक पॉइंट है। ठीक है, इसका सेंटर, इस आर्क का सेंटर है। तो ये मैंने देखा तो ये वाला आर भी है, ये भी आर है, ये ओ है। ठीक, तो ये एंगल को हम क्या कहते हैं, प्लेन एंगल कहते हैं। ये आर्क यस है, तो ठीक यस है, ये थीटा है, ये दोनों रेडियस हैं, ये दोनों सेम है, यानी कि सेम होने का मतलब दोनों रेडियस हैं ऐसे, यानी कि एक सर्किल का यह एक क्या है, पार्ट है। तो इस थीटा का हम वैल्यू कैसे लिखते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, यस अपॉन आर। तो सोचिए कि अगर सर्कल का पार्ट नहीं होता, यानी कि यह सर्कल का पार्ट था, ऐसे ऐसे सर्कल का पार्ट था, इतना बड़ा इतना बड़ा, लेकिन अगर सर्कल नहीं होता, ये कुछ क्या होता, इलिप्टिकल होता है ऐसे, और यहाँ बीच में सेंटर दे देता है, तब क्या होता। तो इस केस में तब आप कहते कि ये इतना बड़ा इलिप्टिकल टाइप हुआ, यहाँ सेंटर है, तो ये वाला डिस्टेंस तो छोटा होगा और ये डिस्टेंस तो बड़ा होगा, आर डैश हो गया मान लीजिए। ठीक, और ये आर्क है, तो ये थीटा किस फॉर्मूले से निकालेंगे आप। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले छोटे वाले से एक ऐसा यहाँ ड्रॉ करेंगे, ऐसा लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे आप कि यहाँ पे कट करें ए पॉइंट, तो आप समझ सकते हैं कि ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, आर होगा। ये तो डिस्टेंस आर डैश है, ठीक है, आर डैश है, बट ये आर होगा। तो अब जरा देखिए, तो यहाँ पर इस पर अगर आपने क्या किया, एक ड्रॉ किया और इस पर ड्रॉ किया, तो ये एंगल कितना बनेगा, ये वाला एंगल कोई फाई होगा, हमने जूम करा। तो इसका हम क्या कर लेंगे, यानी कि यस ये है, तो ये यस डैश होगा। ठीक है, यानी कि यह बड़ा वाला आर्क यस था और यह यस डैश है, तो हम इस यस डैश की वैल्यू क्या करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं। तो इस यस का इधर की ओर कंपोनेंट लिया जा सकता है, तो कितना होगा यस डैश इज इक्वल टू, तो इधर की ओर लेंगे तो यस कॉस फाई, यस कॉस फाई। ठीक है, तो अब हमारे पास ये आर और ये आर हो गया है। ठीक, तो इसका मतलब अब ये वाला फिर हम रूल क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। इस बार थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, तो यस डैश अपान में कितना आर। ओके, तो यस डैश की वैल्यू कितनी, यस कॉस फाई डिवाइडेड बाई आर। तो ये आपका एक्चुअली में क्या है, थीटा, यानी कि प्लेन एंगल है इस केस में, जब आर्क आपका पॉइंट से वो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे नहीं था तब। तो ये तो प्लेन एंगल की बात हुई। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इस एंगल की कोई यूनिट नहीं होती है, यूनिट होती है, डायमेंशन नहीं होती है। तो रेडियन इसका होता है, तो ये वन डायमेंशनल है, आर्क इज द वन डायमेंशनल एंड स्मॉल आर इज ऑल्सो वन डायमेंशनल। तो यहाँ से मीटर तो मीटर कैंसिल हो जाता है, बट इसका रेडियन हम लोग यूनिट देते हैं, डायमेंशन नहीं होती है। तो ठीक इसी तरीके से आपको सोचना है कि जब 2D, यहाँ पे देखिएगा ये 2D में था, यानी कि प्लेन एंगल किसमें बनता है, 2D में बनता है। और ये रेशियो कितने कौन कौन सी चीज़ों का है, 1D 1D का, यानी कि आर्क भी 1D है और आपका नीचे वाला आर भी क्या है, 1D ही है। ठीक,
तो यहाँ पर प्लेन एंगल 2D में बनता है और रेशियो 1D एलिमेंट का होता है। अगर यही हम सॉलिड एंगल की बात करें तो सॉलिड एंगल क्या होता है, तो सॉलिड एंगल 3D में बनता है और रेशियो अगर कहें तो 2D का होता है, यानी टू डायमेंशन का होता है। जैसे कि अगर सोचिए कि हमारे पास एरिया है, ये पूरा एक एरिया है, ऐसे स्फीयर है, स्फेरिकल सेल है जो पूरा अंदर से खोखला है, तो इसका सेंटर होगा। तो अगर सोचिए कि इतना बड़ा मैंने एरिया क्या कर लिया, ऐसा लिया, जिस तरीके से आप देखते हैं फुटबॉल होती है तो फुटबॉल पे ऐसे ऐसे होते हैं काले और सफ़ेद, काले और सफ़ेद, तो एक ही थो मैंने उस पर से ऐसा काला वाला चाहे सफ़ेद वाला मैंने अजूम करा, ये एरिया ले लिया। तो इस एरिया का अगर देखें तो यहाँ से यहाँ तक भी आर होगा, यहाँ से यहाँ तक भी आर होगा, यहाँ से यहाँ तक भी आर होगा, यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा, आर ही होगा, ठीक है। तो ये जो एंगल बना है ऐसे, देखिए ये पूरा एरियल एंगल है, ये ऐसे बना है, ऐसे एंगल बना है, ठीक है, फोकस जैसा, जिस तरीके से हम टॉर्च ऑन करते हैं तो ऐसे फोकस सा बनता है। तो ये वाली आपकी जो क्या है बनती है एंगल, उसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम ओमेगा कहते हैं। ओमेगा मतलब सॉलिड एंगल। तो ये देखिए 3D फिगर था, ठीक है, और ये एरिया सोचिए कि मैंने ए सपोज करी, ठीक है, और तब ओमेगा की वैल्यू, तो सब चारों इक्वल हैं, चारों क्या हैं, इक्वल हैं, तब तो आप लिख पाएंगे दिस ओमेगा इज इक्वल टू एरिया, जिस तरीके से आर ले लिए थे, और डिवाइडेड बाई कितना, तो आर स्क्वायर ले लिए, क्योंकि एरिया आपका मीटर स्क्वायर यूनिट होता है, तो इसका भी हमने 2 बार ले लेना है, आर इंटू आर, ठीक है। तो ए अपन आर स्क्वायर। तो देखिए 3D में सॉलिड एंगल बनता है और 2D एरिया है और 2D ये भी है, तो 2D का रेशियो निकलता है, तो क्या आता है, सॉलिड एंगल आता है, और इसकी यूनिट होती है स्टेट एरिया। लेकिन अगर सोचिए फिर से मैं कहूँ कि ये दोनों चारों में से इक्वल ना हो, ऐसा ना हो, तो हम सोच सकते हैं कुछ ऐसे, जैसे कि सोचिए कि ये इस फिगर को मैं ऐसे ही बना सकता था, जैसे कि ये एरिया है, ऐसे भी बना सकता था, ऐसे, ये चारों आर है, ठीक है, और ये एंगल क्या है आपकी, ये ओमेगा थी, और ये आपका क्या था, एरिया ए था, ठीक है। तब तो आपने ये वाला लिख लिया। लेकिन अगर इसमें क्या हो जाए, कुछ ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, और यहाँ आपका क्या है, पॉइंट है, ऐसे है, ठीक है, तो ये छोटा है और ये बड़ा है, कुछ आर डैश, ये भी बड़ा है, तब क्या करेंगे, तब आपको क्या करना होगा, यहाँ से जिस तरीके से उसमें लिए थे, आपको एक ऐसा एरिया कंसीडर करना होगा जिससे यहाँ से ये डिस्टेंस, यहाँ से ये डिस्टेंस, और यहाँ से ये डिस्टेंस, और ये जो डिस्टेंस है ये सब आर हो जाए, सब क्या हो जाए, आर हो जाए, ठीक है। तो सोचिए कि एक ये एरिया है जो कि ए था, तो ए का डायरेक्शन किधर है, तो देखिए आर्क वाले के केस में क्या था, उस पर टेंजेंट लाइन ड्रॉप किए थे, टेंजेंट लाइन ड्रॉप किए थे और फाई बनाए थे, यानी कि जब भी कर्व्ड लाइंस होती हैं तो उनकी डायरेक्शन, यानी कि लाइन भी एक वेक्टर है, ये ध्यान रखिएगा, लेंथ भी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, और उस पर हम क्या बनाते हैं, यहाँ पे टेंजेंट लाइन बनाते हैं, जबकि एरिया पर क्या करते हैं, तो हम लोग इस पर क्या बनाते हैं, नॉर्मल लाइन बनाते हैं। तो सोचिए कि इसका नॉर्मल इधर की ओर है और इसका नॉर्मल इधर की ओर है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच एंगल कुछ बन रहा है, इसको हम फाई सपोज करेंगे, ठीक है। तो अब ये फाई सपोज किया, ये हमने फाई सपोज किया, तो इस एरिया का इस डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट आएगा, तो a cos फाई, ओके। तो a cos फाई, अब इसका वैल्यू हो गया, यानी कि a डैश है, अगर मैं कहूँ तो ये कहूँ तो क्या है, a डैश है, तो अब ये वाला रूल फिर से लगा सकते हैं, यानी कि अगर ये ओमेगा बन रहा है तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना, a डैश बाई आर स्क्वायर, और a डैश की वैल्यू कितनी, तो a cos फाई अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया सॉलिड एंगल, ठीक है। एक क्वेश्चन हम यहाँ से कर पाएंगे कि अगर मैं ये पूछ दूँ कि एक पॉइंट है गिवन, तो इस पॉइंट पर कितना आपका प्लेन एंगल बनता है एक पॉइंट पर, तो प्लेन एंगल एक सर्कल होगा, तो सर्कल का ये 2πr होता है ना, पूरा आर्क, क्योंकि ये चारों ओर तो क्या है, आर्क है, ठीक है, तो सेंटर है O, तो पूरा आर्क की वैल्यू कितनी होती है, पेरीमीटर जिसको कहते हैं आप लोग 2πr। ये पूरा एंगल बना, मान लीजिए थीटा मैंने कहा, तो थीटा इक्वल टू कितना होगा, तो आर्क मतलब यस की वैल्यू कितनी, 2πr, और डिवाइडेड बाई ये आर डिस्टेंस था हर जगह, तो आर हो गया, आर से आर कट गया, तो 2π एंगल, यानी कि प्लेन एंगल किसी पॉइंट पर कितना बनता है,
2 पाई बनता है। लेकिन यही अगर हम काम करें किस पर 3D में जाएं और पूछे कि किसी एक पॉइंट पर आपका सॉलिड एंगल कितना टोटल बनता है, तो सॉलिड एंगल कितना बनेगा, तो ये पूरा एरिया है, तो एरिया स्फीयर का एरिया कितना होगा, स्फेरिकल शेल का एरिया, तो 4 पाई आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना आर स्क्वायर से कैंसिल होगा, कितना आ जाएगा 4 पाई। तो सॉलिड एंगल की वैल्यू कितनी आ जाएगी इस पर, पूरी ये सॉलिड एंगल ये सरफेस टाइप का है, ठीक है, तो ये आ जाएगा पूरा पूरा 4 पाई, ठीक। तो 2D में 2 पाई और ये 4 पाई, ठीक, 3D में, ठीक। तो यहाँ से हम देख सकते हैं। और आपको याद दिला दूँ कि EF इक्वल टू जो लिखते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये 4 पाई इसी 3D के वजह से आता है, इस 3D कॉन्सेप्ट की वजह से ये 4 पाई आता है। और ये तो आपका क्या होता है, मीडियम की चीज़ होती है जो कि परमिटिविटी बताती है, तो ये 4 पाई इसी कॉन्सेप्ट से आता है, आपको समझना था। तो ये तो हो गया अभी तक एरिया वेक्टर के बारे में और प्लेन एंगल के बारे में और सॉलिड एंगल के बारे में, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं फ्लक्स की। देखिए फ्लक्स को समझना था, मैं इतना डिटेल में इसको इसलिए लेके जा रहा हूँ क्योंकि फ्लक्स का कॉन्सेप्ट तभी आपको क्लियर हो पाएगा जब एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, फुल्ली क्लियर होगा, ठीक है। हम लोग को लगता है कि बहुत आसान है, बट उतना आसान है भी नहीं है जितना कि हम लोग सोच पाते हैं, ठीक है। तो अब समझते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को नॉर्मली तो डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस एरिया परपेंडिकुलर टू दैट। जैसे कि अगर मैंने एक यह क्या लिया, एरिया लिया, ठीक है, जिसका ए एरिया है, तो इसका डायरेक्शन मैंने ले लिया कि ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर की ओर है। और यहाँ पर मान लीजिए कि फ्लक्स लाइंस ऐसे जा रही हैं, ऐसे फ्लक्स लाइंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स हैं, मान लीजिए ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ई वेक्टर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैंने क्या ले लिया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया। तो देखिए तो इस एरिया से, इस गिवन एरिया से कितनी फील्ड लाइंस क्या हुई, पास आउट कर गई, ये अमाउंट हमको निकालना है। उसी को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, फाई ई से भी कभी कभी डिनोट करते हैं, या फाई से यहाँ हम डिनोट करेंगे, फाई ई भी ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो अभी हम नहीं लिख रहे हैं, फाई लिख रहे हैं। तो फाई इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अभी निकलता कैसे है, तो अगर मैं कहूँ तो इस ई वेक्टर का इधर की ओर कितना कंपोनेंट होगा, तो अगर ये थीटा है, यानी कि एरिया वेक्टर और ई वेक्टर के बीच एंगल कितना बन रहा है, थीटा। तो सोचिए कि मैक्सिमम इससे कितना पास आउट होगा, जो इसका कंपोनेंट होगा, यानी कि ऐसे नॉर्मली तो ई का, ई वेक्टर है, इसका इधर की ओर कंपोनेंट लेंगे तो कितना आएगा, ई कॉस थीटा। तो अब इस एरिया ए और इस ई कॉस थीटा का हम क्या ले लें, प्रोडक्ट ले लें, यानी कि ई कॉस थीटा इंटू ए, इसी को लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा। और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख सकते हैं, क्योंकि ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर का अगर हम डॉट प्रोडक्ट पे क्या करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड और बीच का एंगल क्या है, थीटा है, तो कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, फाई, यानी कि जनरल डेफिनेशन है आपका कि फाई इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, ठीक है। लेकिन ये तो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये समझ में आ गया कि ई वेक्टर ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो हमको फाई मिल जाएगा, जो कि ये बताता है कि द नंबर ऑफ द फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस एरिया परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। यानी कि कुछ ऐसे, यानी कि थीटा इक्वल टू, अगर यहाँ क्या ले लें हम लोग, 0 ले लें, ये दिमाग में रखना है, ये ध्यान से रखिएगा। दो तरीके से बात होती है, कभी कभी कहेगा कि थीटा जो दिया हुआ है, ठीक है, वो सरफेस एरिया से बनाते हुए कहेगा, यानी कि कहेगा कि सरफेस एरिया से यानी कि एरिया वेक्टर से कहेगा कि ये 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है, 30 डिग्री बना रहा है, तो समझ में आ जाएगा अच्छा ई, यानी कि ई वेक्टर एरिया वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है, तब तो क्लियर हो गया अच्छा यही थीटा है। लेकिन अगर ये ऐसे बोल दे कि सरफेस से 30 डिग्री बना रहा है, सरफेस से 30 डिग्री बना रहा है, तो सरफेस तो ये है ना, ये है ना सरफेस, तो सरफेस से 30 डिग्री बनाने का मतलब ये वाला ना 30 हो जाएगा, तो ये अगर 30 कहेगा तो ये वाला 60 हो जाएगा इस केस में। यानी कि जब सरफेस से कहेगा तो 90 में से माइनस करके थीटा निकाला जाता है, यानी कि अगर सरफेस से बोल दिया कि ई वेक्टर किसी दिए गए सरफेस से इतना एंगल बना रहा है, तो 90 में से उतने को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तब थीटा निकलेगा। और अगर ये बोल दिया
कि एरिया वेक्टर से ई वेक्टर कितना एंगल बना है, तो वही थीटा है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये दो चीज़ें थी, तो ये मैंने क्लियर कर दिया अभी। तो इस तरीके से अब यहाँ थीटा इक्वल टू 0 लेने का ही मतलब है कि सरफेस के परपेंडिकुलर जा रहा है, यानी कि 90 बना रहा है, ठीक है। सरफेस से 90 पे जा रहा है, तो सरफेस से 90 पे जा रहा है, तो 90 में से 90 को माइनस कर देंगे तो 0 आ जाएगा, 0 आ गया। जैसे कि मैंने कहा कि जब भी सरफेस से बोलेगा बना रहा है इतना एंगल, तो थीटा निकालने के लिए क्या करना है, 90 में से माइनस कर देना है। तो सरफेस से परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री बना रहा है सरफेस से, तो थीटा कितना होगा, तो 90 माइनस 90 मीन्स 0, ठीक है। यानी कि एरिया वेक्टर से बना रहा है कितना, 0, ठीक है। तो देखिए सरफेस से बना रहा है 90, ये तो दिख रहा है, ठीक है, 90 बना रहा है, लेकिन एरिया वेक्टर से कितना बना रहा है, तो 0 बना रहा है, ये 0 हो गया। तो ये समझने वाली बात है, आपको इस चीज़ को समझना है। दूसरी बात यहाँ कि थीटा इक्वल जब 0 हो जाएगा, यानी कि ठीक परपेंडिकुलर जाएगा सरफेस से, ठीक है, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू यहाँ 0 है तो cos 0, तो इस केस में फाई मैक्सिमम आएगा, और इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, ई ए कर सकते हैं। अगर ए भी हमने 1 मीटर स्क्वायर ले लिया, यानी कि यूनिट ले लिया, तो हम कह सकते हैं कि ई के बराबर ही क्या आएगा, फाई आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ही इक्वल हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ही इक्वल होती है। कब, जब एरिया हमारा गिवन जो हो वो यूनिट हो, और जो फील्ड लाइंस हैं वो कैसे जा रही हो, परपेंडिकुलरली उस एरिया सरफेस से जा रही हो।